तो दोस्तों देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं दोस्तों मगर ज़िंदगी नहीं। तो दोस्तों आपको पता है अभी दिन थोड़ा ख़राब चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ज़िंदगी ऐसे होने वाली है। आप घर पे बैठो, सेव रहो, स्ट्रगल करो दोस्तों। घर पे बैठ के जो चीज़ आप करने वाले हो पास्ट में, उसके बारे में बहुत सारी आप इतनी प्रिपरेशन कर लो, इतना पढ़ लो अभी कि आपको बाद में सीधे आप एग्ज़ाम देने बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके जाओ। आप सीधे ये सोचो कि मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होके पढ़ो, अभी से बिल्कुल अच्छा टाइम है दोस्तों पढ़ने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है साइंस की, वो तो कंटिन्यू रहेगी। साथ में मैं आज आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें से मैं आपको अगला जो हमारा टॉपिक है गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल के बारे में आज थोड़ा बहुत बताऊंगा। और इसके हम जो पुराने पूछे गए क्वेश्चन हैं 2005 से 15 के बीच, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है? यानी ज्ञात की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि हमको पता है। तो सबसे पहले जो हमारे गुप्त शासक हैं वो हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या थे? हमारे पहले सबसे पहले गुप्त शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो जो हमारे ओरिजिनल संस्थापक थे वो कौन, किसको माना जाता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। लेकिन हमारा जो गुप्त काल की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? श्रीगुप्त ने। ठीक है, जिसकी राजधानी गुप्त काल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेहरौली। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो जो जंग रहित यानी जिसपे कि जंग नहीं लगता, वो लौह स्तंभ एक ऐसा लौह स्तंभ है जिसपे कि जंग ही नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसा जो स्तंभ था वो किसने किया था? गुप्त ने। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था दक्षिण दिल्ली। कहाँ पे? दक्षिण दिल्ली में है ये। और मेहरौली, मेहरौली दक्षिण दिल्ली में एक जगह का नाम है। ठीक है, स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक, जो चंद्र हमारे शासक थे उस टाइम के, उन शासक की उनकी जो जितने भी उन्होंने युद्ध लड़े उसकी जो 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 विजयी थी वो सबका उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान, यानी उस टाइम पे जो धातु विज्ञान था, धातु विज्ञान उनके समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। यानी ये उस टाइम का बताता है हमको कि गुप्त काल में जो धातु विज्ञान था वो कितना आगे बढ़ चुका था। ठीक है, इस बारे में हमको ये, इस बारे में इसका एक प्रमाण देता है हमको। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, गुप्त राजा जिसमें विक्रमादित्य, किसने? विक्रमादित्य, आपने बहुत सुना होगा दोस्तों ये विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये जो इनकी जो उपाधि थी, यानी इसकी जो पदवी ग्रहण की, वो सबसे पहले किसने की थी? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने हमने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए हम बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, ऐसे करके इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। इन पे बहुत सारे नाटक भी बने हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना था? तो उनको हम विक्रमादित्य नाम से जानते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो उस टाइम के जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे? रुपयक। क्या कहते थे? रुपयक कहते थे। ठीक है, आज की जो हमारे सिक्के हैं उनको हम रुपया कहते हैं अपनी इंडियन करेंसी में, और उस टाइम के जो सिक्के थे वो हमारे रुपयक थे। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों, अब जो सोने के सिक्के थे उस टाइम पे उनको दिनार बोलते थे, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अब जैसे रुपया पूछ लिया, चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे ये पूछ लिया, अब ये क्या पूछ सकता है कि सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। ठीक है, तो जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हरिसेन कौन? हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो ये हमारे जो राजकवि थे वो किसके थे? समुद्रगुप्त के। किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। ठीक है, हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति, इन्होंने क्या लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी, इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमको ये फैक्ट दे रखा है कि जो समुद्रगुप्त हैं उनको क्या कहते हैं? हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। इन्होंने क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अश्वमेध करता, यानी इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों? ये यज्ञ ऐसा होता है जिसमें कि हम अपना
घोड़ा जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं, वो जितना एरिया जहाँ जहाँ तक जाएगा वो एरिया हमारा माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी मतलब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और इसकी उपाधि भी धारण की थी, तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये है हमारा कि लिच्छवी। ये लिच्छवी एक जगह है, अभी शायद बिहार में। दहत्री किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दहत्री हम कहते हैं समुद्रगुप्त को, ये ठीक है। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दहती समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को प्रयाग, प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रयाग अभिलेख में उन्हें लिच्छवी दहती, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, यानी जो उनकी माता थी उन वो कौन सी कन्या थी? लिच्छवी कन्या थी। बताया जाता है समुद्रगुप्त की माता का जो नाम था वो था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत व्यापार, रोम पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो जो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो हुआ था, तो उसमें रोम पर आक्रमण जो सबसे पहले किया था वो हमारा हुणु ने किया था। किसने किया था? हुणु ने। तो आपने बहुत सुना होगा हुणु का नाम, और हम पढ़ेंगे आज कि हुणु को किसने मार के भगाया था, ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुणु द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो पहले हम क्या करते थे? रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, लेकिन जब हुणु के साथ हमारा युद्ध हुआ उसके बाद ये व्यापार ही समाप्त हो गया, ठीक है। अब व्यापार ज़्यादा होता था तो रुपयों का आदान प्रदान भी ज़्यादा होता होगा, तो इसलिए उसके बाद इन्होंने व्यापार ही खत्म कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यहाँ पे जो गुप्त गुप्त काल की जो सिक्के थे उनमें या तो हमारी वीणा बनी रहती थी, या मतलब ऐसी चीज़ें बनी थी जो कि हमको ऐसा प्रतीत कराती थी कि वो संगीत के प्रति वो बहुत ज़्यादा प्रेम है उनका संगीत के प्रति, ठीक है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उनके वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो उनको यहाँ पे देखो आपकी कुछ ऐसे सिक्के भी बनाए गए जिसपे कि समुद्रगुप्त हमारे वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। अतः गुप्त सिक्कों को संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। जो इनके सिक्के थे वो संगीत के प्रति इनके प्रेम को दर्शाते थे। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है सीपीओ में भी, स्टेनोग्राफर में भी, और मैट्रिक जो हमारी 10+ का जो पेपर होता है एमटीएस उसमें भी, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कब 1935 से 1975 के बीच इनका जो शासन हुआ था उसके दौरान बहुत सारे युद्ध लड़े, परंतु जो उन्होंने मेन युद्ध था, जो उनका मेन युद्ध था वो उन्होंने हुणों के खिलाफ भी लड़ा था। और इसी के साथ जो उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े ना उसमें से उन्होंने किसी में भी पराजय का सामना नहीं किया, यानी वो किसी में भी हारे नहीं थे। इसी कारण उन्हें प्रसिद्ध इतिहासकार कौन? विंसेंट स्मिथ। कौन? विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा है कि ये क्या है? हमारे भारत के नेपोलियन है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के नेपोलियन से नाम, अब ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है हमारा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्ण युग कब कहा जाता है भारतीय संस्कृति को? तो वो भी हमारा गुप्त काल को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त में किस धातु का तो जो सबसे ज़्यादा सिक्के थे वो किस धातु के थे? वो थे हमारे सोने की। चांदी के भी थे, लेकिन जो सोने के सिक्के थे उनको क्या कहते थे हम? दिनार। ये हम पढ़ चुके हैं। तो प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण की मुद्राएं जारी की थी। किसकी की थी स्वर्ण की मुद्राएं? जो उनके अभिलेखों, जो उनके जितने भी उन्होंने अभिलेख लिखे हैं उसमें उनको क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। नियंत्रित आकार, जो इसका आकार था वो बहुत नियंत्रित, और भार क्या था? वो भी बहुत नियंत्रित था, यानी फिक्स भार था, ठीक है। वाली ये जो मुद्राएं थी वो अनेक प्रकारों और उपक्रमों में पाई जाती हैं। ये क्या है? अनेक प्रकार में पाई जाती हैं, और इनके जो उपक्रम हैं ये भी बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। यद्यपि स्वर्णार्स यद्यपि जो स्वर्णार्स में मुद्राएं उतनी क्या है? शुद्ध नहीं है, यानी इसमें क्या है? मिलावट भी है, जितनी कृषाण में है। तो यानी यहाँ पे दो इन्होंने टाइप बांट रखे हैं, एक स्वर्णास और दूसरा कृषाण, ठीक है। तो यानी जो कृषाण की मुद्राएं थी वो क्या थी? शुद्ध मुद्राएं थी। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ ले कि शुद्ध मुद्राएं किसकी थी, ऑप्शन में दे दे स्वर्णास, कृष्णास, दोनों, क्या कोई भी नहीं, तो आप किस पे करोगे?
कृष्णास पर, इसकी मुद्राएं शुद्ध थी जो कृष्णास की थी। ठीक है, इसके बाद देखो कुषाण जो थे, ठीक है, गुप्त के एक ही ये वंश समझ लो या इन्हीं के आगे के वंशज थे कुषाण के। विपरीत गुप्त कालों में तांबे के सिक्के, तो जो कुषाण हमारा उसके बाद वंश आया उसमें क्या हुआ, गुप्त कालों के विपरीत तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते थे। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। यानी इससे ये पता चलता है कि जितना उस टाइम पर यूज होता था मुद्रा का उतना अब नहीं होता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध गुप्त, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध गुप्त संवत, तो गुप्त संवत भी है आपको पता होगा। तो गुप्त संवत हमारा कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था हमारा 319 ईस्वी से। तो 319 ईस्वी आपको पता है कि ये क्या है, हमारा गुप्त काल का उदय भी है। तो यहाँ से ही गुप्त काल शुरू हुआ, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, ये 319 ईस्वी में क्या हुआ था, जो हमारे चंद्रगुप्त थे इन्होंने इनका जो राज्य रोहण हुआ था, यानी इनका उस दिन इनके सर पे मुकुट पहनाया गया था, इनको राजा उसी दिन माना गया था ऑफिशियली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त फर्स्ट, कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड इसके बाद आए थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यरोहण, किसका राज्यरोहण की तिथि भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और इसका पार्ट 2 यानी गुप्त काल का पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। तो जुड़े रहें दोस्तों चैनल के साथ, और यहाँ तक वीडियो देखने को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।